हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, रिजिड बॉडी रोटेशन ये सब देखा था। रिजिड बॉडी रोटेशन मैंने क्या बताया था, जिस भी एक्सिस के अबाउट, जिस भी पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसके अबाउट हमें कैलकुलेशन करनी है टॉर्क की, उसके अबाउट कैलकुलेशन करनी है एमआई की। और इसके बाद हम रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मतलब घूम भी रहा है ऑब्जेक्ट, आगे भी बढ़ रहा है, उस पे आए थे। तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में क्या केस होता था कि एक बार हम ट्रांसलेशन लेते थे, एक बार रोटेशन। ट्रांसलेशन को सेपरेट लेते थे, रोटेशन को सेपरेट लेते थे। ट्रांसलेशन के लिए सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए सी एम लेंगे। रोटेशन के लिए सिग्मा टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू आई सी एम अल्फा लेंगे। और इसमें एंगुलर मोमेंटम रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे, आई सी एम ओमेगा प्लस एम आर क्रॉस बी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन वाली होगी। तीन, मैं फिर से एक बार जो है बता देता हूँ। जब अपने ने रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन की बात की थी तो ट्रांसलेशन में ये काम करेंगे, ये काम हो गया ट्रांसलेशन का। और रोटेशन के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा टाउ एक्सटर्नल इक्वल्स टू आई सी एम अल्फा, ये आपका रोटेशन हो गया। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी की टोटल की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 एम बी सी एम का होल स्क्वायर प्लस 1/2 आई सी एम का ओमेगा। और एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू आई सी एम ओमेगा प्लस एम आर क्रॉस बी। ये देखिए रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम है और ये ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन का जब भी एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे रिजिड बॉडी के लिए तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि सारा मास सेंटर ऑफ मास पे मान लेंगे और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आर, आर का मतलब पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम हम देखना चाह रहे हैं। चलिए इन चीज़ों का यूज करते हुए हम लोग आगे अभी फिर से क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें ढेर सारे क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है और जो कंसेप्ट पढ़े हैं उनको अप्लाई कर करके देखने की ज़रूरत होती है, तब जाके हम कंफर्टेबल जोन में आते हैं। इसके बाद मैंने बोला था, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग HCB के भी क्वेश्चंस लगाएंगे जिसमें आपकी और क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसमें क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए और ये स्मूथ सरफेस है और एक काम करते हैं, आसान करने के लिए हम लोग, और ये डिस्क है, मास m है, रेडियस r। आसान करने के लिए हम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों ले लेते हैं, दोनों जीरो ले लेते हैं। तो अपने को टाइम t पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी एट t, टाइम t। अब अपने को ये पहले तो ये चेक करना रहेगा, कोई भी मोशन होगा तो पहले ये चेक करना उसमें ज़रूरी है कि मोशन हमारा होगा कौन सा, अकेला रोटेशन हो रहा है कि अकेला ट्रांसलेशन हो रहा है कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो रहा है। तो इसमें हमने फोर्स ऊपर लगाया है। जब फोर्स लगाते हैं तो ट्रांसलेशन तो होता ही है, वो किसी भी पॉइंट पे लगाएं। तो ट्रांसलेशन के लिए सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए सी एम, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमने ऐसे लिख दिया,
और दूसरा रोटेशन, रोटेशन बस ये है कि इसमें हर जगह सीएम सीएम लिखा है, मतलब किसके अबाउट देखना है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आप देखिएगा रोटेशन, तो टॉर्क क्या आया, ये यहाँ पे एन भी होगा और एम जी भी होगा, बट वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उसका टॉर्क जीरो होगा, केवल एफ का मिलेगा, इक्वल टू आई सी एम अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2f/m/r। यहाँ से ACM निकालेंगे, वो भी कांस्टेंट, अल्फा भी कांस्टेंट। तो टाइम t पे हम इसमें देखेंगे, टाइम t पे लीनियर वेलोसिटी b, और ये टॉर्क कैसे लगाएगा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, देखो क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, f तो जैसा लग रहा है वो लग ही रहा है। तो टाइम t की बात ये आ गई। तो हमने देखा है, यहाँ से देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, सेकंड से देखेंगे अल्फा भी कांस्टेंट है, तो इक्वेशन आप काइनेमेटिक्स आसानी से लगा सकते हैं। b इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो ज़ीरो है, u मतलब ACM क्या हो जाएगा, f/m इंटू टी। ठीक है, और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। चलो ये आ गया। अब बी और ओमेगा आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में देखिए सामने ही फार्मूला लिखा है, 1/2m BCM² प्लस BCM मतलब बी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/2 MB² प्लस 1/2 ICM मतलब MR²/2 और ओमेगा², 1/2 I ओमेगा² है ना। तो आगे ये हो गया 1/2m, बी की जगह पर रख दो FT/m प्लस MR²/4, ओमेगा की जगह क्या रख दो, 2FT/, और एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ फ्रिक्शन है नहीं, स्मूथ है, तो यहाँ स्लिप करते हुए आगे की ओर जाएगा, क्योंकि स्लिपिंग ना हो ग्राउंड पे उसके लिए फ्रिक्शन हमें नेसेसरी चाहिए होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। तो ये आप देख लेंगे, अपने ने पहले ये तय कर लिया कि ये मोशन आपका रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होगा। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है, तो एक बार हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे और एक बार रोटेशन की बात करेंगे। तो ट्रांसलेशन की बात ये हो गई, रोटेशन की बात ये हो गई, और काइनेटिक एनर्जी ये हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूले एक बार मैंने बता दिए हैं फिर से। ये देखिए स्मूथ टेबल है, इसके ऊपर हमने एक सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है। और ये हमने, ये सेंटर ऑफ मास इसका होगा,
ये सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, अब जब इसको छोड़ा जाता है, जब छोड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है ये नीचे आएगा, और कंडीशन ये है कि ये बिना स्लिप किए हुए ऐसे नीचे आ रहा है, और फिर एक पर्टिकुलर एंगल रोटेट करने के बाद ये कांटेक्ट को छोड़ देता है। नो स्लिपिंग, ये भी कंडीशन है, नो स्लिपिंग एट कांटेक्ट पॉइंट। नो स्लिपिंग एट कांटेक्ट पॉइंट। फाइंड एंगल rotated from vertical when it loses contact with table। फाइंड एंगल रोटेटेड फ्रॉम वर्टिकल व्हेन इट लूजेस, मतलब सिलेंडर। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, मतलब एक टेबल है, स्मूथ टेबल है, उस पर ऐसे सिलेंडर रखा है, फिर ऐसे नीचे आना शुरू करता है, तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल घूमने के बाद ये गिर जाएगा, छोड़ देगा कांटेक्ट, मतलब गिर जाएगा, वही बात हुई। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ये सेंटर ऑफ मास आपका आर हाइट पे था, अब मान लेते हैं कितना एंगल घूम गया ये C1 पोजीशन कर देता हूँ, ये मैं C2 कर देता हूँ। कितना एंगल घूम गया, थीटा। mg तो ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। अब देखिए ये हमने कई बार वर्क पावर एनर्जी में भी किया हुआ है। इसको हम P मान लेते हैं कांटेक्ट पॉइंट, और ये हम A मान लेते हैं, रेडियस R है। तो जितना नीचे आया है सेंटर ऑफ मास वो हाइट h। अगर ध्यान से देखेंगे, मैंने बहुत अच्छे से बताई, तो ये आएगी R माइनस आर कॉस थीटा। मैंने ये भी बोला था रट लें, ये आप देखेंगे ये पूरी R है और ये एंगल थीटा है, तो ये R और तो ये क्या हो जाएगा R कॉस थीटा। तो हाइट जितना नीचे आएगा सेंटर ऑफ मास वो हो जाएगी R माइनस आर कॉस थीटा। अब देखिए ये घूम भी रहा है ऐसे और साथ में नीचे भी आ रहा है, तो मोशन तो ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन ही हुआ। मोशन तो ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन ही हुआ। अब देखिए जितना नीचे ये आएगा उसके अकॉर्डिंग जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा वो सारी की सारी किस में चली जाएगी, काइनेटिक। मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज इन पोटेंशियल इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक। अब मोशन इसका रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों है, ऐसे मान लेते हैं इस समय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी b है, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस mgh, काइनेटिक एनर्जी 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 MBCM, मतलब b माना है हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो mg इसकी जगह क्या लिखेंगे, r माइनस आर कॉस थीटा 1/2 ICM, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सॉलिड सिलेंडर है तो क्या होगा mr²/2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2। अब देखिए इसमें जो कैंसिल होने वाली चीज़ें हैं वो कैंसिल करेंगे, m सब में निकल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4rg 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू
इसको मैं 1 लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब बात ये आती है कि ये स्लिप नहीं कर रहा है कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट, ये स्लिप नहीं कर रहा है, बस सीधे सीधे कांटेक्ट लूज करेगा, ये कंडीशन है। तो आप यहाँ से ध्यान देके बाकी सारे पार्टिकल पे ध्यान देंगे तो घूमेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे, यानी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन ही होगा। लेकिन अगर केवल सेंटर ऑफ मास पे ध्यान दें तो सेंटर ऑफ मास ऐसे एक फिक्स डिस्टेंस में पी के अबाउट ऐसे आएगा घूमता हुआ, मतलब सेंटर ऑफ मास का मोशन सर्कुलर मोशन होगा, सेंटर ऑफ मास का मोशन सर्कुलर मोशन होगा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा फिर से डायग्राम बना देता हूँ। इस कंडीशन में आप ध्यान से देखेंगे ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, नॉर्मल रिएक्शन इधर है और इधर कंपोनेंट क्या आएगा एम जी कॉस थीटा, ये सेंटर ऑफ मास C2 पोजीशन पे टुवर्ड सेंटर। रिजल्टेंट फोर्स सर्कुलर मोशन हमेशा क्या होता है mv²/r। तो सेंटर ऑफ मास का इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे सर्कुलर मोशन, तो टुवर्ड सेंटर फोर्स क्या होगा mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा mv²/r। और जब कांटेक्ट लूज करेगा तो n की वैल्यू 0, मतलब m तो b² की जगह पे क्या आ जाएगा rg cos थीटा। और एक चीज, जब ये स्लिप नहीं कर रहा है, एक बात बहुत बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, केवल सेंटर ऑफ मास का मोशन सर्कुलर मोशन होगा, बाकी सभी का मोशन क्या होगा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन ही है। तो इस वाले पॉइंट पे दो वेलोसिटी होंगी, एक वेलोसिटी b सेंटर ऑफ मास की और एक घूमने की वजह से r ओमेगा, और ये स्लिप कर नहीं रहा है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा r ओमेगा, इसको हम 3 मान लेते हैं। तो हम b² की जगह पे rg cos थीटा रख सकते हैं, या b की जगह पे √rg cos थीटा रख सकते हैं, और b इक्वल टू r ओमेगा है। यानी कि हम 1 से बात करें तो इसकी जगह पे b² हो जाएगा, और m तो हमने हटा दिया था तो इसमें m इसमें भी नहीं बचेगा। हम r² ओमेगा² की जगह क्या रख सकते हैं b, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 4rg1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3b², और b² की जगह पे ये रखो, b² की जगह पे rg cos थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 3rg cos थीटा। तो कितना एंगल रोटेट करने के बाद ये कांटेक्ट लूज कर देंगे, वो आ गया हमारा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/7। बस ये बहुत अच्छे से समझना था, मोशन क्या था रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, और नो स्लिपिंग है तो नो स्लिपिंग का क्या मीनिंग है और किस तरीके से हम ये चीज़ें इसमें एडजस्ट करेंगे। हाँ, ये भी समझना था कि सेंटर ऑफ मास तो यहाँ से देखने पर सर्कुलर मोशन करेगा, बट सारे अदर पॉइंट्स रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा। रोटेशन होगा मतलब सारे पॉइंट्स में दो वेलोसिटी होंगी, एक r ओमेगा वाली होगी और एक b, जिनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो b और r ओमेगा दोनों अपोजिट होंगे, ध्यान से देखिएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं।
देखिए इन एक्सटेंशुअल स्ट्रिंग है, उसमें जैसे हम रील होती है ना इस कपड़ा सिलने के लिए थ्रेड वाली, हमने एक एंड ऊपर पकड़ा और वो नीचे अनवाइंड होते हुए आ रही है, इसे ऊपर पकड़ा और वो नीचे अनवाइंड होते हुए आ रही है। तो इसमें हम जो है टेंशन टी और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का ए मान लेते हैं। तो टी कॉमा ए हमें फाइंड करना है, अनबाइंड होते हुए नीचे आ रहा है और नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग मतलब कहीं पे भी स्लिपिंग वाला केस नहीं है। वैसे तो क्या है कि थ्रेड आपका सिलेंडर के ऊपर यहाँ पे है तो यहीं पे स्लिपिंग वाली बात होगी, बाकी कहीं होगी नहीं। अब अपने को टी और ए निकालने हैं, तो आप देखिएगा घूम भी रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये मोशन क्या हुआ, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो इसमें एक बार हम ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखेंगे और एक बार रोटेशन की लिखेंगे, एक बार ट्रांसलेशन और एक बार रोटेशन। चलिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाते हैं भाई, अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे सिलेंडर पे दो फोर्स लगेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का तो टॉर्क होगा नहीं, केवल टेंशन को होगा, ऐसे घुमाएगा इसका क्लॉकवाइज, इसका मतलब इसमें क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। चलिए तो ट्रांसलेशन मोशन और नीचे की तरफ आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन होगा, तो एक बार ट्रांसलेशन मोशन mg माइनस टी इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास का होना चाहिए। क्या बोला हमने, एक बार ट्रांसलेशन और एक बार रोटेशन, एक बार ट्रांसलेशन और एक बार रोटेशन, तो ये ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ। अब रोटेशन की बात आ गई, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही देखना है, फिर कहीं जहाँ मर्जी लोग इधर उधर देखने लगो। मैंने रोटेशन ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से बताया है, जब भी दोनों काम हो रहे हो तो रिजल्टेंट टॉर्क सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखना है। तो टी इंटू आर ICM अल्फा, ICM मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका, तो टी इक्वल टू क्या हो गया MR अल्फा बाई 2। अब ये स्लिप नहीं कर रहा है, इसकी बात करते हैं। स्लिप नहीं कर रहा है तो सपोज करो स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट इसके साथ कांटेक्ट में है, इसको हम A लिखते हैं और इसको B लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या है A और ये अल्फा। अब इसमें B पॉइंट पे दो एक्सेलरेशन होंगे, डाउनवर्ड A और ऊपर की ओर R अल्फा। देख लो एक रोटेशन की वजह से होगा और एक ट्रांसलेशन की वजह से होगा। रोटेशन की वजह से नीचे होगा हर पॉइंट पे, ट्रांसलेशन की वजह से डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट पे देख रहे हो, टेंजेंट के अलोंग। तो जो एक्सेलरेशन ए का है, नो स्लिपिंग का मतलब ये जो एक्सेलरेशन ए का है वही किसका होना चाहिए, बी का। बी का एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, ए माइनस आर अल्फा, क्योंकि ए और आर अल्फा दोनों बी वाले पॉइंट पे हैं, दोनों अपोजिट हैं। और ए किसका पॉइंट है, स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होगी नहीं तो ए का एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसीलिए ए माइनस आर अल्फा इक्वल टू जीरो, या ए इसको हम थर्ड लिख देते हैं। तो आप देखेंगे फ्रॉम टू टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, MA/2, इसको फोर्थ लिख देते हैं। अब टी की वैल्यू फर्स्ट में रख लो, तो फिर क्या आ जाएगा, mg माइनस MA/2 इक्वल टू MA। तो mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ गया। और t क्या है, MA/2, तो फोर्थ से आप देखिएगा MA/2 मतलब क्या हो जाएगा, mg/3। तो ये आपका रोटेशन और ट्रांसलेशन का केस था, जिसमें
हमने एक बार रोटेशन देखा और एक ट्रांसलेशन, और एक एक्स्ट्रा कंडीशन नो स्लिपिंग की या स्लिपिंग की दे रखी होती है। उस एक्स्ट्रा कंडीशन से एक हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो पूरा क्वेश्चन आपका अच्छे से सॉल्व होके आ जाता है। ये बात डीएनए में बिठा लो कि जब भी रोटेशन और ट्रांसलेशन की बात होगी तो एक बार हम लोग ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखेंगे F इक्वल टू एम ए, एक बार रोटेशन की रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और साथ ही साथ इसमें हम लोग नो स्लिपिंग वाली कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर दिया है तो वो भी लगा देंगे, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, यही ध्यान रखना है, रोटेशन और ट्रांसलेशन है तो इसमें जितना भी काम करना है, वेलोसिटी लेनी है सेंटर ऑफ मास की, रोटेशन देखना है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है सेंटर ऑफ मास का, टॉर्क लेना है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमें दिया हुआ है, पुली का मास भी दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है, मास दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है इसका, और इसका मतलब रोटेशनल मोशन इसमें हमें लेना है। तो इसमें टेंशन दोनों तरफ डिफरेंट हो जाएगी, इधर टेंशन T1 मानेंगे तो इधर T2 मान लेते हैं, ठीक है, अलग अलग होंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जितना ये अब इसमें इसमें डाउनवर्ड फोर्स M1 जी, इसमें डाउनवर्ड फोर्स M2 जी, ठीक है। अब हमने लॉज ऑफ मोशन में जो पुली पड़ी होती हैं, उन पुली में क्या होता है, मासलेस, उन पुली का मोशन नहीं होता है, स्मूथ पुली होती हैं। इसमें पुली का साथ में ऐसे ऐसे थ्रेड नीचे आ रहा है तो पुली भी ऐसे घूम रही, तो इसका रोटेशन हमें लेना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों तरफ टेंशन बदल जाती है, इधर का मास ज़्यादा लिया तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये तो तय है कि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, तो इस और नो स्लिपिंग वाली बात है, ठीक है, नो स्लिपिंग वाली बात है, ये हमें लेना ही है, नो स्लिपिंग। ठीक है, चलिए अब हमें जैसे इसमें T1 T2 निकालने हैं, नो स्लिपिंग दे रखी और हमें T1 T2 निकालने हैं, ठीक। T1 और T2 निकालने हैं तो ये तो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये रोटेशन, मतलब ओवरऑल सिस्टम का मोशन हो गया रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ये नीचे जा रहा है तो इसमें क्या होगा, M1G माइनस इक्वल टू M1 A1, चलो हम इसको A1 एक्सलेशन मान लेते हैं, और ये T2 माइनस M2G इक्वल टू M2 A2। अब ये स्लिप तो नीचे आ रहा है तो T1 बड़ा होगा, T2 छोटा होगा, तो एंगुलर एक्सलेशन ऐसा होगा, इसमें ऐसे घुमा रहा होगा। अब रोटेशनल मोशन भी देख लेते हैं पुली का, रोटेशनल मोशन देखेंगे पुली का तो टॉर्क T1 माइनस T2R, ये टॉर्क ज़्यादा है ये कम है, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल टू आई
तो T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या हो गया I, और ये स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन और पुली का एक्सेलरेशन तीनों सेम होंगे। तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू क्या होगा R अल्फा। स्लिप नहीं कर रहा है, अभी अपने ने पढ़ा था। तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू क्या होगा R अल्फा। ये कंडीशन भी मैं यहाँ पे और अच्छे से बता देता हूँ एक बार। देखो, मान लेते कोई भी दो पॉइंट कांटेक्ट में, इसका A और इसका B, ये ऐसे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है। तो स्लिप दो चीज़ें तभी नहीं करती हैं जब दोनों की वेलोसिटी हो एक के ऊपर एक, दोनों की वेलोसिटी सेम हो, एक 10 से तो दूसरी भी 10 से, एक 10 से दूसरी 20, तो तब तो स्लिप कर ही जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये स्लिप ना करें, इसका मतलब इसके लिए ए और बी का एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए, ए और बी। और इधर चाहो तो देख सकते हो यहाँ से भी वही बात आएगी। इसको हम चलो सी लिख देते हैं और इसको डी। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। और अपने को मालूम है डिस्क के ऊपर, पुली के ऊपर हर पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा आर अल्फा, क्योंकि हर पॉइंट पुली के ऊपर सर्कल में घूम रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो इसीलिए ये चीज़ मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी थी। अब इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, सारे आंसर्स हमें मिल जाएंगे। कुल मिला के समझने वाली बात हमारे पास क्या निकल के आती है, पुली में मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इस कंडीशन में दोनों तरफ टेंशन हमारी अलग अलग होगी, और दोनों की तरफ टेंशन अलग अलग होने से एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी। नो स्लिपिंग अगर हमें गिवन है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी दोनों ब्लॉक के लिए, बट टेंशन अलग अलग होगी। तो हमारे पास एटलीस्ट 3 वेरिएबल्स होंगे, तो 3 कंडीशंस चाहिए। अगर हम एक्सेलरेशन को डिफरेंट लेके चलें तो वेरिएबल हमारे पास हो गए हैं 5। तो कितनी इक्वेशन चाहिए 5। देखिए मैंने 5 बना भी दी हैं, बट ये तय है कि जितना स्ट्रिंग में एक ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। तो इनके एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड ब्लॉक्स के कभी भी सेपरेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सेम ही रहेंगे। और इनके जो भी एक्सेलरेशंस हैं वो पुली के एक्सेलरेशन के बराबर ही होंगे। पुली के ऊपर हर पॉइंट का एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर होगा। चलिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है, ये दोनों सॉलिड सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर नीचे आ रहा है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन करता हुआ, और ये अनबाइंड होगा इसको ऐसे, ये थ्रेड को अनबाइंड करके नीचे की तरफ भेज रहा है। तो हमें इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया ए, तो अपने को टी कॉमा ए दोनों फाइंड करना है। नो स्लिपिंग है, नो स्लिपिंग है। चलिए अब अगर हम ध्यान से देखें तो पहले इस पे आते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम नीचे वाले का बनाते हैं। एम जी इस पे नीचे की ओर है और टेंशन टी ऊपर की ओर है। एक्सेलरेशन नीचे की ओर हमने माना, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये टेंशन कैसे घुमाएगा ऐसे, तो अल्फा हमने ये मान लिया, ऐसे टेंशन घुमाएगा। एम जी का तो टॉर्क इसके अबाउट 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें ये सब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही देखना होता है। एक बार हम ट्रांसलेशन देखेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे तो नेट फोर्स नीचे क्या है, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। अब एक बार रोटेशन देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एम जी का 0, टी का बचा टी इंटू आर इक्वल टू आई सी एम अल्फा, सॉलिड सिलेंडर है ना, तो एम आर, आर से आर चला गया, और नो स्लिपिंग वाली बात है।
ठीक है, चलिए तो हम नो स्लिपिंग वाली कंडीशन को जस्टिफाई करते हैं। एक काम करते हैं, इसका डायग्राम थोड़ा हटा के बनाते हैं तो क्लियर हो जाएगा अपने। ये थोड़ा हटा के समझ लेते हैं। इसका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट। अब देखिए नो स्लिपिंग का मतलब जो ए का होना चाहिए वही बी का होना चाहिए, वही सी का होना चाहिए, वही डी का होना चाहिए। अब ये ऐसे रोटेट करेगा। हाँ, एक कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को कि इन दोनों में एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होगा। अब देखिए इसके अबाउट ये घुमाने वाला कौन है, टेंशन टी। इसके अबाउट भी ये घुमाने वाला क्या है, टेंशन टी। तो अब टेंशन टी ही घुमाने वाला, दोनों आइडेंटिकल हैं, एम कमा आर, एम कमा आर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा, क्योंकि टेंशन ही दोनों में सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एज ए टॉर्क काम करेगा। तो हम अपने लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू ए सी और डी के ऊपर एक एक्सेलरेशन अपने खुद के रोटेशन की वजह से ऊपर की ओर और ट्रांसलेशन की वजह से नीचे की ओर। ठीक है, तो डी वाले का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लिखिए, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए नीचे की ओर और रोटेशन की वजह से आर अल्फा ऊपर की ओर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए माइनस आर अल्फा इक्वल टू आर अल्फा, यानी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 3। तो आर अल्फा की वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे, फिर इसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें बस एक क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया, उसमें और इसमें अंतर जो बहुत बड़ा है वो इसी बात का है कि कि उस वाले में फिक्स स्ट्रिंग थी, फिक्स स्ट्रिंग होने पे क्या हो था, स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन 0। इसमें ऊपर की स्ट्रिंग जो है फिक्स नहीं है, ऊपर भी पुली है तो पुली से नीचे घूमते हुए आ रही है, तो ऊपर भी एक्सेलरेशन है और नीचे भी एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये है कि नो स्लिपिंग होने के लिए हमें दोनों के एक्सेलरेशन को सेम कर देना है। हम लोगों ने रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन समझ लिया, उसमें बहुत अच्छे से ढेर सारे क्वेश्चंस भी करके देख लिए। अब हम लोग इसमें जो है रोलिंग की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक रोलिंग माना जाता है। रोलिंग आपका 99% रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन ही है। बस एक ही कंडीशन है, नो स्लिपिंग एट कॉन्टेक्ट पॉइंट। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, स्लिपिंग हो भी सकती है और नहीं भी। रोलिंग का मतलब हो गया नो स्लिपिंग एट कॉन्टेक्ट पॉइंट। चलिए ये आपका क्या हुआ, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन with no slipping with no slipping at contact points। चलिए, जैसे हम पहले रोलिंग की बात करते हैं अर्थ पे या स्टेशनरी सरफेस पे, फिर बात करेंगे मूविंग सरफेस। जनरली अर्थ पे रोलिंग ऑन
अर्थ सरफेस या स्टेशनरी सरफेस। चलिए, अब देखिए, इसमें अपने को बहुत अच्छे से ये समझना पड़ेगा कि हर पॉइंट के ऊपर दो वेलोसिटी इसमें होंगी। एक वेलोसिटी रोटेशन की वेलोसिटी होगी और एक वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वेलोसिटी होगी। अब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं आगे चल के रोलिंग में, बट मेजॉरिटी में सब अपने कवर करते हैं। तो एक घूमने की वजह से होगी, जैसे सर्कल में कोई चीज़ घूम रही है ओमेगा स्पीड से, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, बी इक्वल टू आर ओमेगा। इसी तरह से रिजिड बॉडी अगर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में है, तो रोटेशन की वजह से रिजिड बॉडी के अंदर एक वेलोसिटी आर ओमेगा आएगी, और ट्रांसलेशन की वजह से जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो भी आएगी। इन शॉर्ट, अपने को जब भी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होता है या रोलिंग होती है, तो किसी भी रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट पर दो वेलोसिटी मिलेंगी, एक रोटेशन वाली और एक ट्रांसलेशन वाली। चलिए, अब जैसे हम यहीं पे आते हैं, हम कांटेक्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसका ये पॉइंट हमने ए लिया और ये ग्राउंड वाले का बी लिया। इसमें दो वेलोसिटी होंगी, सेंटर ऑफ मास की आगे है तो आगे, और घूमने की वजह से इस पॉइंट पे किधर जाएगी, बैक साइड में, और आर ओमेगा होगी। अब नो स्लिपिंग के लिए बी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी बी। इस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी, दोनों का बाद में रिजल्टेंट ही करना है हर मामले में, चाहे रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो सिंपली या रोलिंग हो। तो बी माइनस आर, सॉरी, बी माइनस आर ओमेगा यानी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ओमेगा। तो ग्राउंड के ऊपर या स्टेशनरी सरफेस के ऊपर स्लिपिंग ना हो, उसकी कंडीशन क्या होगी, बी इक्वल टू आर ओमेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर सरफेस के ऊपर रोलिंग की कंडीशन हो गई। तो अगर बी और ओमेगा कांस्टेंट रहते हैं ड्यूरिंग द रोलिंग, तो इसको यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग बोलते हैं। अगर ये चेंज होते रहते हैं तो बोलते हैं एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। बट एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग तभी पॉसिबल होती है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स या तो टॉर्क प्रोवाइड करे या एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे सेंटर ऑफ मास के अंदर। यहाँ पे ऐसा फोर्स नहीं लिया है, तो ये यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग का केस एक तरह से बन जाता है। तो प्योर रोलिंग में भी ध्यान रखना, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग, नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या है, एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट। इसमें क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है जो मोशन को चेंज करे, या तो वेलोसिटी को या एंगुलर वेलोसिटी को। ठीक है, तो अब जब हमने प्योर रोलिंग की बात ग्राउंड पे कर ली, तो इसी कंडीशन में हम थोड़ी और रिसर्च करते हैं। अच्छे समझिएगा, अगर किसी की मर्जी हुई, बोलता है नहीं हम इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी देखेंगे,
या इस वाले पे देखेंगे या इस वाले पे देखेंगे, ये हमने देखा नीचे वाले की तो जीरो ही है, ये ऐसे बी था और ये ऐसे ओमेगा। तो बी वाले पॉइंट पे भी दो वेलोसिटी आएंगी, एक ये और एक ये आर ओमेगा। ऐसे ही सी वाले पे बी और आर ओमेगा दोनों एक ही तरफ आ जाएंगे। यहाँ वाले पे देखो बी ऐसे और आर ओमेगा नीचे आ जाएगी। इन दोनों, इसका रिजल्टेंट यहाँ और इसका रिजल्टेंट यहाँ पे, इसको चलो हम बी बी लिख देते हैं और इसको बी डी लिख देते हैं। तो अब जो कंडीशन हमने ली है उस कंडीशन में देखेंगे तो बी ए इक्वल टू क्या है, 0। बी बी और बी डी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट वेलोसिटी सेम नहीं कह सकते क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। ये क्या आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस, और आर ओमेगा की जगह पे बी रखेंगे तो ये आ गया। और सी वाले पे दोनों एक ही तरफ हो गए तो बी की जगह पे आर ओमेगा या आर ओमेगा की जगह बी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ए बी डी और ये सी। तो ये प्योर रोलिंग आपकी स्टेशनरी सरफेस पे या अर्थ के ऊपर प्योर रोलिंग होगी, तब बी इक्वल टू आर ओमेगा होगा। जनरली हमारे डीएनए में बैठ जाता है कि प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है, बी इक्वल टू आर ओमेगा। ऐसा नहीं, प्योर रोलिंग का मतलब होता है नो स्लिपिंग एट कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, नो स्लिपिंग एट कॉन्टेक्ट पॉइंट्स। अब इस कंडीशन में अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी देखें और एंगुलर मोमेंटम देखें, जो कि आगे काफ़ी काम की चीज़ होगी, वो भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो वन बाय वन करके थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का, इसी कंडीशन में जब बी इक्वल टू आर ओमेगा है। काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोटेशन और ट्रांसलेशन ये है। यहाँ पे चलो हम ICM को छोटा करने के लिए I, BCM को B लिख देते हैं और B इक्वल टू आर ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी ओमेगा की जगह पे B बाई आर। तो फिर ये तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जिसमें आपका ये रोटेशनल पार्ट है और ये ट्रांसलेशनल। हम एक दो एग्जांपल से समझते हैं तो और बहुत बेहतरीन क्लियर होगा। जैसे रिंग के लिए अगर हम बात करें, रिंग के लिए आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यहाँ वन यानी 2, ये एम बी स्क्वायर। ये समझ लेंगे और रट लेंगे, काफ़ी काम आने वाले हैं। और अगर हम डिस्क या सॉलिड सिलेंडर की बात करें, जिसका एम आई कितना होता है, इसमें आई एम आर स्क्वायर है आपका, इसमें आई एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू आ जाएगा 3/4
यहाँ पे रख के देखिए 3/2। अब बात करते हैं अपने हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए आई की वैल्यू क्या होती है 2/3 mr²। उठा के रखो तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी 5/6 mv²। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर, प्योर रोलिंग देखो रिंग में हो सकती है, डिस्क में हो सकती है, सिलेंडर में हो सकती है, स्फीयर में। अब प्योर रोलिंग जो है उस रॉड में ना करा, इसमें प्लेट में मत करा दीजिएगा, प्लेट तो हमेशा स्लिप करेगी। तो इसीलिए प्योर रोलिंग में लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं। इसमें I = 2/5 mr²। अब इसको टोटल काइनेटिक एनर्जी 7/10 सॉल्व करो। देखो ये याद रहनी चाहिए हमें, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन यही आ जाता है जेई में, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए रोटेशन और ट्रांसलेशन का रेशियो, किस में रोटेशन ज़्यादा होगी किस में ट्रांसलेशन ज़्यादा होगी, ये भी आ जाता है। और टोटल का तो काफ़ी यूज है, जब भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अपने लगाएंगे तो टोटल एनर्जी का हमेशा इस्तेमाल होता रहेगा, इसलिए ये हमें याद रखनी ही है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं इसी कंडीशन में जब B = r⍵ है। ये चलिए हमने x एक्सिस लिया है, ये y एक्सिस लिया है, और ये सॉलिड सिलेंडर है। और ये ऐसे घूम रहा है, मास m रेडियस r है। तो अपने को रिजल्टेंट L निकालना है अबाउट P, मतलब कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट। हमने क्या पढ़ा देखिए, इसमें ओमेगा भी है और बी भी है, तो यह है तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। हमने क्या पढ़ा था रिजल्टेंट के लिए, ICM⍵ का वेक्टर एडिशन प्लस, ठीक है। अब स्केलर फॉर्म में आ जाओ, ICM⍵, सॉलिड सिलेंडर, ये कैसे घूम रहा है। अगर हम केवल रोटेशन की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलो माइनस लिख लेते हैं, तो ये माइनस ICM मतलब ⍵0। और अब हमें रोटेशन भूल जाना है ट्रांसलेशनल पार्ट के लिए, ये वाले के लिए। इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास को देखिए, ये सेंटर ऑफ मास हुआ, इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास को देखिए। सेंटर ऑफ मास कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। अब इसको पार्टिकल की तरह मानेंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी की यहाँ से नॉर्मल डिस्टेंस किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर। क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसको हम कर देंगे प्लस mr⍵0। ये आ गया mr⍵0 माइनस mr²⍵0/2। ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अगर इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होता तो बीच में ये भी प्लस हो जाता। अगर केवल ट्रांसलेशन होता तो ये वाला पार्ट आता, केवल रोटेशन होता तो ये आता है, दोनों होते तो रिजल्टेंट आता है। यही रिजल्टेंट लेते हुए अपने को सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी की भी बात ऐसे करनी। इस पे क्वेश्चन अक्सर जो है एडवांस में आता है, पिछले साल भी आया था 4 मार्क का एक क्वेश्चन। किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को रिजल्टेंट निकालना हो, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो ये हमने कंडीशन ली वही है, स्टेशनरी सरफेस वाली,
ये बी नॉट और ऐसे ये ओमेगा नॉट, ये सेंट्रम मास बी नॉट इक्वल टू क्या होगा आर ओमेगा नॉट। अब हमें सपोज करो ये पॉइंट पी की वेलोसिटी निकालनी है, ये पॉइंट पी की डिस्टेंस सेंट्रम मास से कुछ भी गिवन होगी, स्मॉल आर गिवन है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस गिवन है, स्मॉल आर गिवन है। अच्छे से समझना है, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। ये एंगल थीटा है, तो इसके अंदर दो वेलोसिटी होंगी, एक वेलोसिटी तो बी नॉट और दूसरी सर्कुलर मोशन की वजह से ये आर ओमेगा नॉट। अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो ये होगी, दोनों का वेक्टर एडिशन, यानी कि b इक्वल टू अंडर रूट बी नॉट स्क्वायर प्लस 2b नॉट आर ओमेगा कॉस 90 माइनस थीटा। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये एडवांस में अक्सर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने एक एग्जांपल लेके बताया और भी। अब इसमें कुछ काबिल लोग, काबिल तो होते हैं, बहुत लोग काबिल होते हैं, कुछ काबिल लोग ये कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। स्लिपिंग इस पॉइंट पे नहीं हो रही, ना कि यहाँ पे, तो नो स्लिपिंग की कंडीशन बेसिकली क्या है, बी इक्वल टू आर ओमेगा। ये रखना चाहें तो रख सकते हैं, ना कि हम बी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा नॉट। ये गलत है, क्योंकि स्लिपिंग वाले पॉइंट को ही हमें जज करके ये डिसाइड करना है कि बी नॉट, बी और ओमेगा का रिलेशन क्या बनेगा, वो यहाँ पे देखिए ऐसे, ठीक है। अब इसमें आपसे कोई ये पूछ डाले, ये यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग का ही केस है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर ये पूछ डाले इसी पॉइंट पी पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तब ये पॉइंट हमने ऐसे लिया है पी, ये देखिए ये ओमेगा नॉट और ये बी नॉट, ये सेंट्रम मास, अब देखिए ये इसमें सेंट्रम मास की वेलोसिटी से कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अगर ये चेंज हो रही होती तो इसकी वजह से भी यहाँ पे एक्सेलरेशन आता है। इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो केवल घूमने की वजह से आएगा, यानी कि टुवर्ड सेंटर। इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड सेंटर, और क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, केवल एक ही एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर। ये भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, ये सारी की सारी, लेकिन ये हम लेके चले हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर प्योर रोलिंग के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग भी मैं अर्थ सरफेस पे सिखा देता हूँ, जितना पॉसिबल है लिमिटेड टाइम में मैं बता देता हूँ, बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर आप लोग इसको करेंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम डिस्कस करते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग, या स्टेशनरी सरफेस,
नॉन यूनिफॉर्म। चलिए, ये सफिशेंटली रफ ले लेते हैं। एक हमने टॉप पे फोर्स लगा दिया, मान लेते हैं इसमें फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा है, और फिर वेलोसिटी भी, और कैपिटल एफ का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इससे ज़्यादा है, तो ओमेगा ऐसे होगा, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी ऐसे होगा, और अल्फा भी ऐसे होगा, जिधर रिजल्टेंट टॉर्क उधर ही अल्फा। अब इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था कि B इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। ये वेलोसिटी की होगी कंडीशन प्योर रोलिंग के लिए। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो साथ ही साथ में A इक्वल टू आर अल्फा भी होनी चाहिए प्योर रोलिंग के लिए। B इक्वल टू आर ओमेगा होगा तो ही A इक्वल टू आर अल्फा आएगा प्योर रोलिंग के लिए। बट ये तब बात होगी जब आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब इसकी कोई बात नहीं होगी, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब इसमें हम जो है, अगर इसी कंडीशन में अगर किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे हमने पॉइंट P लिया, इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिए, एक तो इसमें यही कंडीशन, ये फोर्स ऊपर हमने F लगाया और ये इधर नीचे फ्रिक्शन F लगा, एक तो इसमें टुवर्ड्स सेंटर होगा, वो क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, जो कि डायरेक्टली जैसा सेंटर ऑफ मास का है वैसा ही हमें उठा के, और एक क्या होगा, ये सर्कल में घूमेगा ऐसे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ई टी इक्वल टू आर अल्फा। अब जो रिजल्टेंट होगा वो तीनों का वेक्टर एडिशन होगा ऐसे, वो एंगल वगैरह हमको दिए रहेंगे, उससे हम आइडिया लगा लेंगे। तो इस केस में जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, ए पी वेक्टर इक्वल टू ये आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस आर अल्फा वेक्टर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर वेक्टर। इनका वेक्टर एडिशन हमें करना है, ठीक है। वो एंगल के हिसाब से हम कर लेंगे कंपोनेंट करके, मतलब, बट ध्यान रखना है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इसमें निकालने के लिए हमारे पास 3 एक्सेलरेशन आ जाएंगे, जबकि यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में ग्राउंड के ऊपर एक ही था, ठीक। इसमें एक दो बातें और हैं समझने वाली, जैसे मान लो ग्राउंड के ऊपर B ग्रेटर देन आर ओमेगा हो गया, तो वेलोसिटी आर ओमेगा से ज़्यादा हो गई, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग इसको बोलेंगे, फॉरवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग और ये बैकवर्ड स्लिपिंग, और B इक्वल टू आर ओमेगा नो स्लिपिंग। तो ये हमने स्टेशनरी सरफेस पे प्योर रोलिंग के केसेस डिस्कस कर दिए, इसमें यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग और एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग दोनों हो गए। अब अगर मान लो मूविंग सरफेसेस पे है रोलिंग, तब कैसे करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, सारे केसेस आए हुए हैं
और पूछे जाते हैं अक्सर। देखो, मान लेते हैं कि नीचे एक प्लैंक रखा हुआ है, इसकी वेलोसिटी नॉट ऐसे, ओमेगा नॉट ऐसे, सेंटर ऑफ मास ये, और ये कैपिटल बी वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है। तो प्योर रोलिंग का मतलब नो स्लिपिंग होता है। प्योर रोलिंग का मतलब ये नहीं होता बी इक्वल टू आर ओमेगा। प्योर रोलिंग में बी इक्वल टू आर ओमेगा केवल ग्राउंड पे होगा या स्टेशनरी सरफेस होगा, बट हर सरफेस। अब इसमें जैसे हम प्योर रोलिंग की कंडीशन देखेंगे तो ये वाला पॉइंट हमने ए माना और नीचे जिस पॉइंट के साथ टच में है सरफेस के वो हम बी मानते हैं। इसमें देखो दो वेलोसिटी होंगी, एक बी नॉट और एक बैक साइड में क्या होगा, आर ओमेगा नॉट। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। नो स्लिपिंग के लिए, और नो स्लिपिंग वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी। बी की वेलोसिटी कितनी, बी, और किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब इसमें भी यही होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी नॉट माइनस इसमें देखिए बी इक्वल्स टू आर ओमेगा नहीं है, इसमें बी इक्वल्स टू आर ओमेगा नहीं है। मान लो दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट में है, तब क्या होगा। अब मान लिया जाए इसमें ये बी नॉट ऐसे दिया है, ओमेगा नॉट हम इस बार ऐसे मान लेते हैं। हो सकता है क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज। अब नो स्लिपिंग की बात करते हैं। देखो ये पॉइंट हमने ए लिया, नीचे वाले पे नो स्लिपिंग कैसे होगी, ये बी, इसकी वेलोसिटी b1 है, और यहाँ पे ए पॉइंट पे देखो आर ओमेगा भी इधर आ जाएगा, बी नॉट तो इधर होगा ही होगा, बी नॉट प्लस आर ओमेगा नॉट। इसको हमने सी लिया। यहाँ पे देखोगे तो अब देखो नो स्लिपिंग के लिए बी ए इक्व टू क्या होना चाहिए, बी बी। बी ए मतलब क्या हो गया, बी नॉट प्लस आर ओमेगा नॉट इक्व टू क्या होगा, b1। ये कंडीशन फर्स्ट है। और दूसरा देखो यहाँ पे जो c की वेलोसिटी है वही किसकी होनी चाहिए, d की। c की डी की वेलोसिटी क्या है, b2, और किधर है, नेगेटिव एक्स में। तो इसकी भी किधर होनी चाहिए, नेगेटिव एक्स में। दैट इज क्या लिखेंगे, आर ओमेगा नॉट माइनस बी नॉट। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एक्स में थी बी की, तो ए की भी पॉजिटिव एक्स में। यहाँ पे देखो डी की नेगेटिव एक्स में है, तो इसकी भी नेगेटिव एक्स में ही होनी चाहिए रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये इस तरह से आपका जो है प्योर रोलिंग ऑन द मूविंग सरफेसेस भी पॉसिबल है। इस तरीके से हम लोग जो है मूविंग सरफेसेस के ऊपर भी प्योर रोलिंग की बात कर सकते हैं। और एक चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं कि B इक्वल टू आर ओमेगा प्योर रोलिंग नहीं होती है। प्योर रोलिंग का मीनिंग होता है नो स्लिपिंग एट कॉन्टेक्ट पॉइंट्स। चलिए आगे देखते हैं।